शहंशाह गजल, जब भी इस शब्द की बात होती है या जहन में आता है तो सिर्फ एक ही नाम समझ में आता है, उस्ताद मेहदी हसन साहब। गजल को एक अलग और मुकाम तक ले जाना, एक अलग पहचान देना, आम लोगों से रूबरू उसको कराना, मेहदी हसन साहब और गजल पर्याय हैं एक दूसरे के साथ। क्या है कि क्यों शहंशाह गजल उनके नाम के साथ जुड़ गया और पूरी दुनिया में उनकी मकबूलियत इसी नाम से हो गई। लोग पहले शहंशाह गजल कहते हैं, फिर उस्ताद मेहदी हसन साहब कहते हैं। ऐसा क्यों है, क्यों कहते हैं उनको शहंशाह गजल? देखिए, ये शेर आपने सुना होगा, पर फिर भी मैं कहता हूँ क्योंकि यहाँ पर तारी होता है ये बात। क्यों कहते हैं, वो जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। तो हसन साहब, मेहदी हसन साहब गजल के शहंशाह। लता जी ने उनको कहा कि उनकी आवाज में भगवान या खुदा बोलता है। अगर हम 100 साल का इतिहास भी ले लें मौसीकी का और गजल का, तो बहुत ही कम नाम सामने उभर के आते हैं। और मेरे जहन में 2 नाम आते हैं। वो हिंदुस्तान में मलिकाए गजल थी बेगम अख्तर, और पाकिस्तान में शहंशाह गजल मेहदी हसन साहब थे। और मैंने क्यों जिक्र किया बेगम अख्तर साहिबा का, क्योंकि वही शैली, वही अंदाज, रागदारी, रागों की समझ, रागों की पकड़, और वो इनोवेशन कि आप राग को एक तर्ज में किस तरह से ढालकर गजल गा सकते हैं, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स मामला है। देखिए, आजकल सब गजल सिंगर हैं और कई लोग बेगम अख्तर की लेगेसी को ऊपर क्लेम करते हैं और कहे जी हम शांति हीरानंद जी उनकी शागिर्दा से सीखें। मगर वो जो गजल की इंट्रिकेसीज हैं, जो फाइनर पॉइंट्स हैं, वो मेहदी हसन साहब में और बहुत कूट कूट के भरे थे। यानी कि उनकी तालीम देखिए, 1927 में उनकी पैदाइश हुई राजस्थान में। 8 साल के जब वो थे, एक छोटे से बच्चे ने 8 साल की उम्र में ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी, दादरा सब में महारत हासिल की थी। और उनका जो इरादा था, अगर इतिहास नहीं बदलता, हिंदुस्तान नहीं तकसीम होता, ये जो राज रजवाड़े थे अगर वो नहीं जाते, सरकारें नहीं बनती, तो शायद वो राजा महाराजाओं के दरबारों में यही चीजें गा रहे होते। मगर क्योंकि हालात बदल रहे थे, वक्त बहुत तेजी से बदला, एक वाटरशेड आया, हिंदुस्तान तकसीम हो गया। तो जैसे बेगम अख्तर ने अपने आप को अडेप्ट किया यहाँ पर हिंदुस्तान में, वहीं पर पाकिस्तान जब मेहदी हसन साहब गए, उन्हें भी एक मौका नजर आया, एक अपॉर्चुनिटी थी। क्योंकि हिंदुस्तान तो तकसीम, देश तकसीम हुए, पर एक तरह से हमारी आधी सभ्यता, हमारा कल्चर, हमारी जुबानें भी तकसीम हो गई। एक तरह से उर्दू की विरासत, उर्दू पाकिस्तान को विरासत मिल गई, यहाँ हिंदी मिल गई। तो ये बहुत उनका एक दिलचस्प आप कहें ट्रांजिशन है कि इतने बड़े गायक, 8 साल का बच्चा जब पाकिस्तान बना, 20 साल के नौजवान, पहले स्ट्रगल किया बहुत, पैसे रोटी के लाले पड़ गए, तो कार मैकेनिक, मतलब बाइसिकल शॉप में काम किया, फिर कार मैकेनिक बने, ट्रक तक ठीक कर लेते थे। वहां से उनको, उनके खून में म्यूजिक तो था, पर उनको जो उर्दू से जो लगाव, मोहब्बत, वो पाकिस्तान में हुई। और वो किस तरह से उनका ट्रांजिशन हुआ, एक ठुमरी गायक को जब उन्होंने उर्दू में अपना आर्ट प्रेजेंट किया गजल का, तो वो एक बहुत ही बेमिसाल बात थी। और मतलब देखिए कितनी दिलचस्प बात है कि हम 2 मुल्क हैं, हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, मगर जुड़ाव हमारा हमेशा साथ ही रहता है। उनका इंस्पिरेशन, उनको जो प्रोत्साहन मिला, जो प्रेरणा मिली गजल गाने की, वो हमारे ही यहाँ के जो गजल के बादशाह, यहाँ फिल्मों में जो मखमली आवाज के मालिक थे, तलत महमूद साहब से मिली। तो जो शुरुआत उन्होंने की तलत महमूद गजल की। तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, पर आप कोई भी उनकी गजल ले लीजिए, आप रंजिश ही सही ले लीजिए, आप गुलों में रंग ले लीजिए, हर जगह एक तो लफ्जों की अदायगी और वो राग से मिलाकर वो जो सिंथेसिस आता है ना, वो एकदम, क्या कह सकते हैं उसके बारे में, कुछ कहा ही नहीं जा सकता। ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हम जब बात करते हैं, हम देखते हैं कि एक गायक, अमूमन कोई गायक होता है 50-60 साल की उम्र तक जाते जाते वो एक तरीके से मेन स्ट्रीम से अलग होने लगता है। उम्र और आवाज का तालमेल एक साथ नहीं रह जाता, आवाज बदल जाती है और वो
तो मतलब कि उसमें उरूज कहें उसको, उसमें खरास कहें उसके आवाज में, वो नहीं होता। लेकिन मेहदी हसन साहब के केस में एक चीज देखते हैं कि ज्यों ज्यों जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वो खुलूस एक पैदा होती है आवाज में, और वो उस बेस जो उनका जो था, चाहे वो जो मुर्कियां थी उनकी, चाहे उनकी जो बलाएं वो लेते थे, वो बदस्तूर जारी रहता है, और यूं कह कि और ज्यादा निखर कर आता है। जी। और गजल की जो खूबसूरती और खासियत है वो बदल जाती है। तो ये उनके साथ कितना मतलब कि इम्पोर्टेंस रखता है, महत्व रखता है कि उनकी उम्र के साथ उनकी आवाज ने उनका साथ नहीं छोड़ा। देखिए, अब ये आर्टिस्ट लोग हैं, शौकीन होते हैं, इनका एक क्रिएटिव टेम्परामेंट जिसे कहते हैं वो होता है। तो और ये हमारी अंग्रेजी में भी कहते हैं जैसे कि ओल्ड वाइन, और हिंदुस्तान पुरानी शराब, वो वक्त के साथ और ढलती जाती है। और उसका उसका जो उसकी जो बुनियाद होती है कि क्यों ऐसी आवाज उम्र के साथ बल्कि और निखार आता है, क्योंकि बुनियाद उतनी मजबूत होती है। आप किसी भी गजल सिंगर या कोई भी गुलकार से बात कर लीजिए, वो हमेशा आपको यही कहेंगे कि क्लासिकल म्यूजिक की फाउंडेशन, शास्त्रीय संगीत, जो ना हिंदुस्तान का ना पाकिस्तान का, हमारे दोनों मुल्कों का है, हमारे इस पूरे सब कॉन्टिनेंट का है, वो एक बार आपके अंदर फाउंडेशन आ जाती है, तो वो उम्र के साथ वो आप जितना रियाज करते हैं चाहे आप कोई भी राग ले लें, वो और उस पर निखार आता रहता है। और आप कहीं भी देखिए, मतलब ये क्या कह सकते हैं, एक अजूबे की बात है कि शास्त्रीय संगीत या रागदारी, या आप कोई इंसान ठुमरी, दादरा, सेमी क्लासिकल या ख्याल या ध्रुपद क्लासिकल भी गा रहे हैं, राग को लेकर गा रहे हैं, पर राग की खूबसूरती को एक लफ्जों में निभाना, उनको उसका जामा पहनाना, वो एक बहुत ही यूनिक बात है। और जब वो होता है, वो मुझे लगता है कि शायद 100 साल में एक या दो बार होता है। और मुझे लगता है वो दौर जो था मेहदी हसन साहब के साथ चला ही गया एक तरह से। मैं आज भी याद करता हूँ क्योंकि आप राज्यसभा टीवी की से जुड़े हुए हैं, और मेरी याददाश्त माशाल्लाह अच्छी ही रहती है। मुझे वो 1974 की बात याद आती है, वो 30 अक्टूबर दूरदर्शन ब्लैक एंड व्हाइट में, जो हमारी बहुत फेमस पर्सनैलिटी हैं दूरदर्शन, सलमा सुल्तान जी की बात, उन्हें कहा था कि गजल की दुनिया में आज शाम हो गई, बेगम अख्तर आज हमारे बीच में नहीं रही। तो वो गजल की दुनिया में एक बार शाम हिंदुस्तान में यहाँ हुई, और 2012 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान में गजल की दुनिया में एक अंधेरा सा छा गया। मुझे लगता नहीं है कि 100 साल बाद भी कोई हसन जैसी आवाज आने वाली है। अच्छा सर, थोड़ा सा आप अपना ना हेडरूम ठीक कर लीजिए, जब आप बैग जाते हैं ना तो हेडरूम थोड़ा सा बार बार। अब ठीक। जी जी जी, राइट। तो बहुत अच्छी बात, बिल्कुल सही है कि बेगम अख्तर साहिबा ने जो बुनियाद रखी, और उसके बाद उसको मेहदी हसन साहब कैरी करते गए। एक चीज और आती है कि गजल पहले भी गाई जाती थी, गा ही रहे थे लोग। बेगम अख्तर साहब थे, साहिबा थी, बरकत अली खान साहब थे, तलत महमूद से बहुत सारे लोग थे। पूरे इस जो हमारी साझी विरासत थी, तब जब तकसीम से पहले, मल्लिका पुखराज भी थी। मल्लिका 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 पुखराज, हाँ, मल्लिका पुखराज का क्या क्या गजल गाती है, क्या क्या अंदाज है। क्या अंदाज था, बिल्कुल। तो ये तो थी, लेकिन जो मकबूलियत मेहदी हसन साहब को मिली, वो बड़े बिरले लोग को मिलती है। क्या मतलब इसका क्या ये रहा कि ये भी बहुत ही आपने अच्छा सवाल किया है। देखिए, मैं दो पहलू हैं इस बात के। एक तो इतिहास, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से हम बात करें, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि हिंदुस्तान तकसीम हुआ, और देश ज्योग्राफी से नहीं बटा, दिल बट गए, जुबानें बट गई। तो वो जो एक दौर था पोस्ट इंडिपेंडेंस, आप कहिए 50s का दौर, वहां पर जो शायर निकले, जैसे हम फैज अहमद फैज साहब थे, और अहमद फराज साहब थे, कतील शिफाई, वो बाद में गए पाकिस्तान, मगर उनकी जो शायरी, वो शायरी की बात, मतलब हम कोई मिसाल ही नहीं दे सकते। क्यों आपका आज देखिए, 1911 में फैज अहमद फैज पैदा हुए थे, आज हो गई 2022, 111 साल हो गए। क्या आप फैज को भूल सकते हैं? और जब फैज साहब की नज्म या फैज साहब की शायरी और मेहदी हसन की आवाज जुड़ जाते हैं, तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस वक्त भी मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो ऐसी अद्भुत घटना है, एक तरह से शाहकार है, शाहकार बन जाता है।
और ये कोई इसके कोई प्लानिंग या कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती, ये अल्लाह का करम कह सकते हैं, भगवान की कृपा कह सकते हैं, वो कुछ ऐसा चीज होनी ही होती है। और वो जो सबसे ज्यादा इनाम मिलता है वो हमारे जैसे सुनने वाले, उनके जो चाहने वाले हैं, वो हमें मिलता है। ये एक बात है, एक पहलू है इस बात का। और दूसरा पहलू जो है, जी आप कुछ कह रहे थे? नहीं आप कंटिन्यू रहें फिर। और जो दूसरा पहलू इस बात का ये है कि किस्मत उनकी बुलंद थी, तकदीर बहुत बुलंद थी। और यहाँ पर मतलब अगर हम म्यूजिक की हिस्ट्री देख रहे हैं, जो मैं थोड़ा सा कल सोच रहा था इस बारे में, यहाँ पर 50s में आप कोई भी फिल्म देख लीजिए, गोल्डन पीरियड था म्यूजिक का। नौशाद साहब थे, मदन मोहन जी थे, एस.डी. बर्मन थे, शंकर जयकिशन थे, रोशन साहब थे, एक से एक बढ़कर। कोई ऐसा मतलब कोई किसी का कोई नहीं ऐसे ये इससे अच्छा था। और लता जी की आवाज थी, मैडम चली गई पाकिस्तान, नूरजहां। तो यहाँ पर जो निखार ये हो रहा था, वहां पर फिल्मी भी म्यूजिक बहुत अच्छा था उस वक्त, बहुत अच्छा था। पर गैर फिल्मी म्यूजिक और खास करके गजल, ठुमरी, दादरा, और जो शायरी का बयान, वो बहुत ही एक पाकिस्तान का भी एक सुनहरा दौर था। और मेहदी हसन साहब की तकदीर इस तरह से बुलंद थी कि कई फिल्मों में उनको गाने का मौका मिला। एक बड़ी अजीब सी बात है, अब गुलों में रंग भरे, मतलब फैज साहब ने उसको इमॉर्टल कर दिया, जो उनकी शायरी बेमिसाल है। पर एक फिल्म बनी 1964 में पाकिस्तान में, फरंगी। अब उस फिल्म में ये गजल रखी गई और मेहदी हसन साहब को कहा गया कि गाया जाए। और ये राग झंझोटी पर आधारित है, क्योंकि हम शास्त्रीय संगीत की बात करें तो वो झंझोटी का बहुत मुश्किल राग है, बड़ा कॉम्प्लेक्स राग है, उसका पोर्ट्रेल। और फिर वो जो ऐसे लगता है कि जो लफ्ज की खूबसूरती, हर एक अल्फाज, हर एक लफ्ज राग की तरन्नुम में कैसे वो घुल के मिश्री की तरह पेश होता है। वो 1964, और वो फैज साहब ने जब सुना तो उन्होंने कह दिया कि भाई ये आज के बाद ये आप मुझसे कहीं मुशारे में दरख्वास्त ना करें कि ये मैं पढ़ूं, ये अब मेहदी हसन साहब की नज्म है। यानी कि अब बहुत अच्छी बात है कि जब शायरों के कलाम को वाहिद आवाज मिल जाती है जी तो फिर वो चारों तरफ अपनी खुशबू बिखेर देती है। और मेहदी हसन साहब के साथ यही हुआ कि अहमद फराज साहब, फैज साहब, कतील जी। सिपाही साहब, हाफिज जलंधरी की बात करते हैं वो, और बहुत इवन जिगर मुरादाबादी साहब के भी गजलों को और उन्होंने। यहाँ के हिंदुस्तान, दिल्ली के शायर मीर तकी मीर की उतनी खूबसूरत, वो भी अमीर उन्होंने ये जी जो देख तो दिल के जान से उठता है, ये धुआं सा कहां से उठता है, मीर तकी मीर की जी, पत्ता गजल पत्ता है। बूटा बूटा। जी मतलब वो, और देखिए आप कह रहे हैं कि उनको मकबूलियत क्यों हासिल हुई। और मैं क्योंकि बार बार हमारे जो देश, जो दोनों देशों की जो जुड़ाव है, मैं उस पर बार बार आता हूँ। वही देख तो दिल तो के जान से, एक तो झंझोटी राग में, अब देखिए अब वही चीज, राग एक ही है झंझोटी, उसी में उन्होंने गुलों में रंग भरे गाया, और वही चीज उन्होंने देख तो दिल से जहां से उठता है। और आप मतलब कोई जो आम आदमी होगा कभी नहीं पहचान सके कि वही राग है। और इतना खूबसूरत गाया कि 1972 में जब पाकीज़ा फिल्म रिलीज हुई, बैकग्राउंड में वही मेहदी हसन साहब की आवाज में, वो कितना जो कहानी को इतना एक रिचनेस देता है, इतना एक मूड बना देता है। उनकी मेहदी हसन साहब की आवाज पीछे बैकग्राउंड में चल रही है, मीना कुमारी का डायलॉग चल रहा है, एक जादू सा हो जाता है। तो जब ऐसे, जी हाँ, कहिए। यही बात कर रहे थे कि जो शास्त्रीय संगीत की तालीम थी उनकी, जो उनकी जी, बुनियाद, जो उनके क्योंकि पूर्वजों ने जो उनको। खालिद साहब ने, चचा हाँ जान, बड़े हाँ, भाई बिल्कुल ने। बिल्कुल जी बिल्कुल। वो तो जब हम देखते हैं कि वो जब गजल गायकी में आते हैं तो जो पहले जो मिजाज उसके चल रहे थे कि चाहे वो हर जोनर के गजल हो, चाहे खुद, तो वो एक परिपाटी में चल रही थी। मेहदी हसन साहब के आने के बाद हम देखते हैं उन्होंने इस पारंपरिक तरीका को ब्रेक किया। बिल्कुल ब्रेक उन्होंने किया। गजलों को उस मूड में गाया। और सिर्फ हम्म, सर वो गाया नहीं, जब अगर हम देखते हैं कि उनकी एक ही गजल अगर उन्होंने 10 बार गाई है, अगर जी 50-55 में कोई गाया, फिर उसी को 62 में परफॉर्म करते हैं, फिर 70 में करते हैं, फिर हर बार उसमें एक नयापन डालते हैं। ये बकौल मेहदी हसन साहब का कहा कि हम एक गजल 30 बार गाते हैं और 30 बार बदल देते हैं। भाई इसे जीनियस, ये जीनियस शख्सियत के किसी को बारे में कहते हैं? कैसे क्या कहेंगे आप? भाई ये जीनियस होते हैं ना ये लोग, यही तो जीनियस हैं। उनकी तालीम बड़ी बहुत स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है। ऐसे उस्ताद भी तो आजकल नहीं मिलते जी। देखिए ना,
वो जिस तरह के उस्ताद वो, और जिस तरह से वो आप किससे बड़े हैं, मैं उनमें नहीं जाना चाहूंगा कि किस तरह से इनको मार मार के रगड़ रगड़ के संगीत सिखाया जाता था, यू नो। अब हालांकि बात हमारी मेहदी हसन से, मैं डिविएट नहीं करना चाहता, पर मुझे लगता है म्यूजिक हर तरह से एक तरह से कनेक्टेड है। तो एक छोटा सा मैं वाकया हट के मेहदी हसन साहब से मन्ना डे पर आ रहा हूँ कि जो हमारे हिंदी सिनेमा में क्लासिकल जो अगर किसी ने गाया खूबसूरती, तो मन्ना डे साहब ने गाया है। और वो उनकी अगर आप बायोग्राफी पढ़ें तो उन्होंने कहा जी जब मैं आया फिल्मों में तो रफी साहब, तलत साहब, मुकेश साहब, हेमंत कुमार, उनका इतना बोलबाला था, मैं कहाँ मेरी गिनती आती है जी। तो उन्होंने कहा हम क्लासिकल गाएंगे, क्योंकि उस टाइम स्पेस भी थी क्लासिकल की। तो उन्होंने सीखा, वो बोलते हैं कि हमने हिंदू उस्तादों से भी सीखा, मुसलमान उस्तादों से भी सीखा। खासियत देखिए ना सर, चाचा जी को किसी डे को देखिए कैसे, और वो बिल्कुल। पर वो एक बात जो मेरे जहन में, किताब मैंने कोई 12-1 साल पढ़ी थी, उन्होंने ये कहा कि जो मुस्लिम उस्ताद होते थे, घर में रोटी नहीं होगी, आधा किलो बोटी से 12 लोग खाएंगे, पर संगीत की जो जुनून एक होता है, एक तपस्या जो होती है, एक कड़ी तपस्या, वहां पर देखने को मिलती थी। तो ये कुछ ऐसी बात होगी, हम तसव्वुर ही कर सकते हैं, क्योंकि हम उस दौर में नहीं है आज के, कि वो थी। उसके बाद इन लोगों का क्रिएटिव जीनियस, अब पता नहीं ये रेलेवेंट है कि नहीं, आपने ये बात भी किस्सा सुना होगा कि हमने बेगम साहब की, बेगम अख्तर साहिबा की सबसे जो पुरानी शागिर्दा थी शांति हीरानंद जी से सुना था कि और शायरों की बात हो रही है कि 1972 की बात थी, तो बेगम साहब आई हुई थी बंबई प्रोग्राम देने, तो वापस ट्रेन में लखनऊ जा रही थी, तो रेलवे स्टेशन पर आप सुनिएगा कि शकील बदायूनी आ गए, बेगम साहब ये लीजिए मेरा कलाम लिख देती जाइएगा। अच्छा दीजिए शकील साहब, पर्स में रखा, रात हुई, सो गई। सुबह उठी, वो शांतो बिटिया बुलाती थी उनको, शांतो बिटिया जरा चाय पिलाओ। अच्छा पर्स खोला, ये क्या है बिटिया? बोले ये तो शकील साहब का कलाम है। अच्छा मेरी पेटी देना जरा। हारमोनियम लिया, वो आधे घंटे में तर्ज बना दी शकील साहब की कलाम की। अब आप पूछें कौन सा कलाम है? ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। तो ये बात होती है इन लोगों की, जो जीनियस होते हैं ना, आधे घंटे में, वो आधे घंटे की उनकी बात, और आज 50 साल हो गए, और अगले मैं तो कहता हूँ 200 या पता नहीं कितने सालों में ये कलाम हमारे जहन में घुस जाता है। उसी तरह मेहदी हसन साहब का रंजिश ही सही, गुलों में रंग भरे, और शायद मेहदी हसन साहब को भी इस बात का एहसास था, और अगर जो फिल्म मेकर थे उस वक्त, उनको भी एहसास था कि मेहदी हसन साहब की गजल अगर कोई फिल्म में आ जाएगी और उसको पेश किया जाएगा फिल्म में, तो वो फिल्म में 4 चांद लग जाएंगे। और ये बात ऐसे हुई है। अब आप देखिए रंजिशी सही भी तो एक फिल्मी गजल फिल्म में ही है, फिल्म का नाम मुझे नहीं मालूम, पर फिल्म में यूज हुई। पर क्योंकि फिल्म का माध्यम ही ऐसा है, चाहे पाकिस्तान का अमानत, पर कितने करोड़ों लोगों ने फिल्म देखी, वो फिल्म वो और बदौर वो गजल की मकबूलियत की कोई वो क्या कहते हैं, कोई सीमा ही नहीं रही, कोई इंतहा ही नहीं है वो। देखिए जी, आपने मुझसे एक सवाल पहले पूछा था कि कोई दिलचस्प किस्सा मेहदी हसन साहब से जुड़ा हो, तो मैं सुनाता हूँ। मैं 11 साल का था उस वक्त, 1976 की बात है। मेरी पैदाइश शाहरुख खान के साथ, मेरे क्लासमेट थे वो। तो 1976 में अशोका होटल में हम लोग गए सुनने मेहदी हसन साहब को, और उन्हें गाई गजलें वगैरह। फिर वो प्रोग्राम की जो जब खत्म होने पे आता था तो रंजिशी से ही शुरू करते थे, और उनकी रेड लेबल की विस्की पास रहती थी, ग्लास भरा, किसी ने पीते गए गाए। वो रंजिशी सही की फरमाइश, एक बार फिर मैं प्रोग्राम जो 11 बजे खत्म था, शायद मुझे अब याद नहीं, 2 या 2:30 बज गए। तो ऐसी बात, ऐसा जुनून होता था। मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान की एक सिंगर यहाँ पर आकर तहलका उन्होंने मचाए रखा। मैं कहता हूँ 70 का दशक हो गया, 80 का दशक, 90 का दशक, आज तक भी वो चीज है। और वो सिर्फ ये तो रंजिशी सही की बात हम कर रहे हैं, गुलों में रंग भरे, मतलब उसका जो जीनियस है, जो जीनियस फिल्म मेकर हैं, वो रिकग्नाइज करते हैं कंटेम्प्रेरी फिल्म मेकर। 2014 में विशाल भारद्वाज ने किस खूबसूरती से उसको पेश किया फिल्म हैदर में। एक जगह मेहदी हसन साहब कहते हैं अपने में कि जब भी हम फिल्मों में जाते थे इस गजल के बाद, तो लोग कहते थे बादलों बहार गाओ, बादलों बहार गाओ।
तो हंसने लगते थे, भैया बादलों बहार क्या है? ये बादलों बहार नहीं है, बादल बहार है। अच्छा जो भी है यही गाओ, यही गाओ, यही गाओ। वो वही भी आपने बड़ी अच्छी बात कही कि बेगम साहिबा ने कैसे उसकी धुन बनाई। इनके साथ भी ऐसे वाकयात कई जुड़े हुए हैं मेहदी हसन साहब के साथ में। जी। राग और सुर को एक तरीके से पुनः दोबारा गजलों में पिरोकर उसे लोगों तक भी पहुंचा दिए कि अच्छा इस राग पे ये है, ये राग ये है, राग ये है। सुर लगाना जिसको कहते थे सुर में ईश्वर बसते हैं। मेरे लिए तो सुर ही भगवान है। मैंने अल्लाह को नहीं देखा, मैंने भगवान को नहीं देखा, तो सुर को किसने देखा? वो फील की जाती है, महसूस किया जाता है। और म्यूजिक की तो, संगीत की तो कोई जुबान भी नहीं है ना। वही जो सबसे आप कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं बादलों बहार गाओ, गुलों में रंग भरे, क्योंकि वो जुबान मतलब कहने की नहीं है, दिल में समझ आ जाती है। वो गालिब का ही शेर है ना कि कि आप तो बड़ी गालिब, अच्छी बात, मुझे नहीं पता था कि आप मेहदी हसन साहब को मतलब कि उस समारोह में रही। बहुत अच्छी बात है, मैं फूल और लगाऊंगा। हमने देखा और हम पर ऐसा वो जादू हुआ। हम 11 साल के थे, आज हम देखिए 1965 आज हम 56 साल के हो गए। कितनी 45 साल हो गए, 46 साल हो गए उस बात को। कैसा था माहौल उसको, उसके बारे में थोड़ा बताइए। ये बहुत अच्छी बात आपने। देखिए अशोका होटल था। देखिए एक वक्त भी थोड़ा सा कहेंगे कि आजकल तो वक्त इतना इंटरनेट और ये अब हम मतलब जल्दी 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 थोड़ा सा लोगों के पास सुकून होता था, और कुछ बात थी उस वक्त की। अब वो दौर था, हम तो छोटे थे, पर जो आजकल हम सुनते हैं म्यूजिक और फिल्मों में और जो भी गैर फिल्मी पॉप, पता नहीं क्या नाम भी नहीं हमें पता, पर उस वक्त लोगों को इश्क था उस तरह की मौसीकी से और उस तरह की शायरी से। और लोग आते थे सुकून से सुनने के लिए। और जो आर्टिस्ट लोग भी आते थे, उन्हें भी पता होता था कि भाई आज की महफिल लंबी चलने लगी है। वो कोई वक्त के पाबंद नहीं आते थे कि जी आपने 2 घंटे के पैसे दिए, हम 2 घंटे के लिए काटे। अब ये वही मैं आपको कह रहा हूँ ना, वो 11-12 बजे उसका 11 बजे क्लोजिंग टाइम था, वो 2 बजे तक चलता रहा। होटल वालों ने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। ये वो लोग थे जो दो संस्कृतियों को, दो संस्कृति तो साझी है हमारी, मतलब कि लोगों के दिलों को जोड़ना, आवाम को जोड़ना, और एक दूसरे से मतलब कि सरहद, कोई सीमा, बाउंड्री रोक नहीं पाती है। और कैसे प्यार मोहब्बत और कला के हम जरिए। प्यार मोहब्बत, और ये देखिए क्योंकि हम, मेरी जो हेरिटेज है तो पाकिस्तान से, मेरे वालिद साहब पैदा हुए थे सियालकोट में, तो कहीं ना कहीं हम तो जुड़े हुए हैं। तो जब उस सरहद पार से कोई आर्टिस्ट आते हैं, कोई गुलकार आकर वो बयान करते हैं, तो उनकी गजल, उनकी गायकी में हमें सब कुछ महसूस हो जाता है, क्योंकि हम जा नहीं पाते, हम वो वतन की मिट्टी को छू नहीं सकते, तो वो उसकी खुशबू संगीत के थ्रू हमारे पास पहुंचती है। अच्छा, ये एक बड़ी बहुत। एक बात है कि जी। आज तो मेहदी हसन साहब हमारे बीच में नहीं। जी। गजल की जब हम बात करते हैं कि गजल सराई की, तो मेहदी हसन साहब के रहते हुए, उनके जाने के बाद क्या आप देखते हैं कि इसमें इसकी जो तासीर रही, और तासीर तो अब है, लेकिन जो इसकी लोकप्रियता रही है वो बढ़ी है या घटी है? क्या माहौल रहा है गजल को और उसके सुनने वाले? जैसे आप ये जैसे मुश्किल लोग तो फिर सवाल भी है। इसे बहुत लोगों तक पहुंचाने और इसके लिए कंप्लीट डेडिकेटेड, मतलब कि ये बड़ी सौभाग्य की बात होती है। लेकिन बाकी मुझे सराउंडिंग मुझे सपोर्ट। वो शाहिर साहब की नज्म याद आ रही है, कल और आएंगे नगमों की खिलती कुल चल, कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले, कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ जमाना क्यों क्यों अपना वक्त बर्बाद करे। कुछ ऐसी बात सी हो जाती है। तो मतलब मुझे वाकई मैं सोच में पड़ गया हूँ कि क्या उनकी जो आवाज की तासीर है वो रहेगी, बरकरार तो रहेगी। अब कितने लोगों में रहेगी, वो क्या कहाँ रहेगी, कुछ पता नहीं है। और उस आग को भड़काने के लिए, उस जो हेरिटेज, वो इतनी बड़ी हेरिटेज छोड़ के विरासत को आगे ले जाने के लिए कौन है, ये सवाल बहुत आता है। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में तो अब वो भी नहीं रही, शांति जी भी मरहुमा हो गई, पर उन्होंने 46 साल बेगम साहिबा का की जो इतनी बड़ी लेगेसी को यहाँ पर तारी रखा, कितने लोगों को तैयार किया, वो अब सवाल वक्त बताएगा। क्योंकि मेहदी हसन साहब के जो एक बेटे थे वो भी फौत हो गए पिछले साल शायद, तो आसिफ मेहंदी शायद उनका नाम था।
तो वो अब यादों में, तसव्वुर में तो रहेंगे, और हम जैसे चाहने वालों की तो हमेशा ही रहेंगे, मगर आगे वक्त ही बता सकता है कि हम किस तरह ऐसे से कर सकते कलाकार हैं। सीमाओं के बंधन में नहीं बनते हैं, सीमाओं से परे नहीं होते बनते। हैं, ये चाहने नहीं, वाले। आप यकीन जानिए, मैं थोड़ा रिसर्च करता उन पर, तो एक नॉर्वेजियन महिला, एक खातून गुलों में रंग भरे गा रही थी, बिल्कुल साफ तलफ्फुज, बिल्कुल सुर में, मेहदी हसन साहब का, और कह रही हैं कि भाई उनकी आवाज में ऐसी तासीर थी कि हम इंस्पायर हुए एक नई जबान सीखने के लिए, एक नई पूरी शैली सीखने के लिए, और गाया उन्होंने। और तो जब आप कहाँ पर ये आर्टिस्ट का, कहाँ पर वो इम्पैक्ट और कहाँ पर उनका असर रहता है, वो कुछ नहीं कह सकते। वो शेर मुझे याद आता है कि जो उड़ाते थे लाखों की नींदें, जो उड़ाते थे लाखों की नींदें, अब वो जेरे जमी सो गए, हाय मिट्टी की आगोश में कैसे कैसे हंसी खो गए। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जब अब आप अकेले में अगर जब मेहदी हसन की गजलों को सुनते हैं, जी तो किस तरीके की ख्यालात और दिमाग और कैसे बिंब खिंचते हैं आपके वो जहन में? देखिए, मैं तो, मुझे लगता है कि वो गजल नहीं गाई जा रही, मेरी जिंदगी के साथ वो हो रहा है। अगर वो रंजिश ही सही है, तो मैं वाकई तसव्वुर में चले जाता हूँ कि वाकई कोई इंसान है जिससे मैं बात कर रहा हूँ। मतलब ये भी तो एक बात है ना कि गजल तो है, पर वो ऐसे लगता है कि उनकी गजल एक, आप किससे बातचीत कर रहे हैं कि भाई वो क्या शेर है उसमें कि कुछ तो मेरे पिंदारे मोहब्बत का भरम रख, तू भी तो कभी मुझको मनाने के लिए आ। तो कोई दोस्त ही मिल गया, कोई हमसफर है जिसकी अना बहुत है, जिसकी शान बहुत है, जो हमसे बात नहीं कर रहा, तो मुझे, मैं उस तस्वुर में चले जाता हूँ कि भाई वाकई ये मुझसे मुझसे तो नहीं कह रहे या मतलब ये मैं तो नहीं, ये मैं तो मैं वो जो शेर हैं, जो तर्ज है, वो मेरे एक तरह से लहू में डूब जाती है, मेरे जहन में उतर जाती है, और मैं, मुझे लगता है गजल और मैं एक ही हो गए, ऐसा मुझे महसूस होता है। कौन सी गजल मेहदी हसन की जो आपको बार बार सुनने का मन करता है? वैसे यूं तो कहें तो किसी चीज को कम नहीं करते, लेकिन एक किसी से व्यक्तिगत लगाव कुछ ज्यादा हो जाता है, तो वो। वक्त वक्त की बात है, क्योंकि इंसान के तजुर्बात बदलते हैं, इंसान कौन कौन जिंदगी में आता है, पर एक वक्त था गजल नहीं थी, पर फिल्मी गाना था मेहदी हसन साहब का, फिल्म शायद आप जानते होंगे, पर मुझे उतना उससे प्यार था कि मैं आज भी सुनता हूं तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते, मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। और वो जिस तरह से वो गाते हैं, वो इतना पता नहीं कहाँ से दर्द लेके आते हैं, और मीठा दर्द जिसे कहते हैं। और यही बात अभी जो क्योंकि हम बात कर रहे हैं, यही बात तलत साहब में थी, दर्द भी था और मिठास भी इतनी थी। तो दर्द में इतनी मिठास होती है, ये मेहदी हसन साहब जैसे बड़े आर्टिस्ट ने ही मुझे उस बात का एहसास दिलाया कि दर्द में भी बहुत मिठास है। बिल्कुल, कई बार आपके कहने से बहुत सारी चीजें याद आ जाए, जैसे उनसे बार बार ये पूछा जाता था कि आप तो जी इतने मकबूल हैं, ऊपर वाले ने आपको अल्लाह के करम से सब कुछ मिला हुआ है, कोई चीज की कमी नहीं है, तो फिर आप सिर्फ इस दर्द को ही क्यों बयां करते हैं? आखिर आपकी जिंदगी के कोने में कौन सा दर्द है कि आप इसको बयां करते हैं? हर गजल में आपके दर्द ही दिखता है। तो इसके अपने अपने तरह से वो जवाब देते थे कि ये तालीम है और ये राग है, आप इसको नहीं समझते हैं। तालीम और राग है, और शायद इन आर्टिस्ट लोगों की जिंदगी में होता है, अगर इतना दर्द ना हो तो इतनी खूबसूरती से गा भी ना पाए। हाँ, मेरा नहीं, मेरा ये मानना है। बिल्कुल बिल्कुल वो। हम अक्सर तो रोती थी, गाते गाते रोती थी, रोना शुरू आंसू आ जाते थे। तो, और वो साहिर की का शेर है कि हम गमजदा हैं, लाए कहाँ से खुशी के गीत, हाँ से देंगे वही जो पाएंगे इस जिंदगी से हम। तो बिल्कुल ये भी बिल्कुल। एक बात है। नहीं, ये बहुत ही अच्छी बात, बिल्कुल सर, तभी तो उनके लिए कहते हैं कि तेरी हर गजल काबिले दाद है, पर मेरी आवाज में भी तो कुछ बात है। मेहदी हसन साहब बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। मेहदी हसन साहब और की ये आवाज। आर्टिस्ट, इनकी जो अदायगी होती है, वो इतने पहलू होते हैं उसकी, तो आप एक पहलू पर बात करें, आप घंटों बात कर सकते हैं। आप सुर पे बात करेंगे, आप उनकी अदायगी पे बात करेंगे, जिस तरह से वो लफ्जों की पकड़ है उनकी, लैंग्वेज की मास्टरी उर्दू जबान की, कोई कम बात नहीं है। और देखिए और सर उस पर वो बाकायदा उन्होंने काम किया, ऐसा नहीं था कि, देखिए राजस्थान में उनकी पैदाइश थी, पता नहीं शायद मारवाड़ी लैंग्वेज होगी, पर उर्दू हाँ जिस हाँ तरह से हाँ उन्होंने हाँ, राजस्थानी तो कहते थे कि क्या, जाने के बाद भी पूरा परिवार उनका वही बोलता था, पूरा परिवार उनका वही बोलता था, और पर सब। किस तरह से उर्दू को सीखे, बाकायदा सीखे, और किस तरह से उन्होंने समझा। पर ये एक आर्टिस्ट का भी देखिए, कुछ अंदर से उनको कुछ देन होती है, अल्लाह की देन होती है, या कुछ कर्म होता है कि वो पकड़ लेते हैं, वो कहीं महसूस कर लेते हैं।
है ना। हमारे गुलजार साहब ने भी तो यही बात कही है कि सिर्फ एहसास है, ये रूह से महसूस करो, हाथ से छूके से रिश्तों का इल्जाम ना दो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। तो मैं ये भी कहूंगा कि संगीत को संगीत ही रहने दो, कोई नाम ना दो, कोई ना, वो बात और मजहब भी मत दो। नहीं, मजहब से तो परे ही है। मजहब से तो मजहब से ये तो बांटने की बात है और बांटने की रीत है, नहीं तो संगीत की क्या जात और क्या धर्म और क्या रंग और क्या रूप, तो सबके लिए एक ही है, सबके लिए एक ही है। इतनी अच्छी बात हो रही है ना, मुझे तो लगता है कि बस बातें बातें होती चली जाएंगी, इतनी याद है, इतनी चीजें हैं। बहुत अच्छा सर, क्या कुछ और मैं सवालात आपसे कर लूं या आप कैसे? मैं शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे मौका दिया, क्योंकि मुझे खुद भी जब इंटरव्यू के आपने कहा करेंगे तो मैं खुद थोड़ी सोच में था कि मैं क्या कहूंगा और मैं क्या बोलूंगा, मगर अब ऐसा लग रहा है कि आप 1 घंटा भी हम बात कर सकते ये वही वही हैं। वही 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 होता है इतनी। अब देखिए सर की गजल की वो मुकाम तो उन्होंने पाली जो शायद फिल्मों में भी उतना ही ना, बताना। उस दौर का। और कई ऐसे उनकी नज्म है जिसको भारतीय इंडियन सिनेमा में बाद में तमाम बड़े उस दौर के, चाहे दिलीप कुमार जी हो, कुमानंद की सिनेमा हो, सब लोगों ने, इन लोगों ने बकायदा पर्दों पे उसको गाया भी जी। है और सब लोगों ने कॉपी किए उनको। नहीं, सब लोगों ने, और देखिए वो ये पाकिस्तान की खासियत थी कि वो ऐसे बड़े बड़े शायरों की गजल या नज्म और बड़े बड़े आर्टिस्टों ने फिल्मों पे गाई। नूरजहां ने गाई मुझसे पहली सी मोहब्बत, फिल्म में गाई है। तो वो उसका कुछ चार्म बहुत, क्या कह सकते हैं, उसकी बात ही कुछ और है। बहुत और